मुबारक हो दोस्तों। नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, निर्मला सीतारमण के, बीजेपी के, आरएसएस के शासनकाल में भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा असमानता वाले देश के तौर पे स्थापित कर दिया गया है। जी हां, यही नहीं, भारत को सबसे ज्यादा सांप्रदायिक देश के रूप में भी स्थापित कर दिया गया है। जी, अब यही नहीं, भारत हर जगह जिस तरह मात खा रहा है, जो हालात बन रहे हैं, वह अपने आप में भारत का यह परिचय कराते हैं कि भारत कैसा देश बन गया है। देखिए, शुरुआत कर रहा हूं इसी से कि मोदी सरकार ने भारत को दुनिया का सर्वाधिक आर्थिक असमानता वाला देश बना दिया और जो ये बनाया है, इसको लेके पूरी खबर, विस्तृत खबर छपी है और मोदी मीडिया में ही छपी है साहब। ये मत कह दीजिएगा किसी और ने छाप दी है। तो ये मोदी मीडिया की कि भारत के टॉप 10% जो लोग हैं, यानी जो राहुल गांधी कहते हैं 90 और 10 का अंतर बताते हैं, बार बार बताते चले आ रहे हैं, पिछले 3 साल से 4 साल से वो बता रहे हैं कि इस देश के 10% को सब कुछ सौंप दिया गया है और इस देश के 90% लोगों को कंगाल कर दिया गया है। जी हां, तो भारत के 10% लोगों के पास भारत की तकरीबन 60% संपत्तियां चली गई। जो इस अखबार ने लिखा है उसके मुताबिक 58% नेशनल इनकम का जो जा रहा है वो इनको जा रहा है और बॉटम में वाले मर रहे, यानी मौत के मुंह में जा रहे हैं। और जिस तरह से मौत के मुंह में जा रहे हैं उसका नतीजा है भारत में तमाम योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, चाहे जनधन हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, सब चल रही। कांग्रेस ने लोगों को रोजगार दे करके और उनको इज्जत से, भीख नहीं, रोजगार देके इज्जत से कमाने के लिए मनरेगा शुरू किया था और मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देना मिनिमम वेज पर आवश्यक था। आज हालात ये है, भारत के मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार ने जो पैसा दिया उसका यदि औसत निकालेंगे सरकार के ही आंकड़े से, तो हर व्यक्ति को साल में सिर्फ 2 रुपए मिला है। 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए में वो साल चलाएगा। कैसे जी रहा होगा? जी रहा है 5 किलो अनाज पे। किसानों की बात हो, किसी की भी बात हो, जिस तरह से कहा जाएगा, लेकिन क्या सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही? कर रही है। वो पैसा खर्च कर रही है उन योजनाओं के नाम पे जिसमें अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को पैसे दे दिए जाए और उसके लिए स्वरोजगार के नाम पे जो पैसा देने का है, बगैर किसी गारंटी के देने का है, उसमें उसने जो पैसा दिया वो करीब 32-33 लाख करोड़ रुपए, 32-33 लाख करोड़। और इसके बाद में उसने दूसरा पैसा जो दिया है वो अपने अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को दिया है। अब आप कहेंगे 32 लाख करोड़ किसको मिला है? इस देश की टोटल आबादी 140 लाख करोड़ बताई जाती है। तो 140 लाख करोड़ में वो कौन से महान लोग हैं जिन्हें मिला है? तो जब यह कहेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े परिवार के लोगों को, एक ही एक परिवार में 4-4 लोगों को पैसा मिला। इस तरह से 1-1 लाख रुपया यानी 4 लाख रुपया दे दिया गया और इस औसत से बांटा गया है, लगातार बांटा गया है। तो अब आप समझ लीजिए, और ये सब कुछ सरकार के आंकड़े कहते हैं। जब सरकार के आंकड़े कहते हैं तो यह साबित होता है कि वास्तव में यह पैसा
दिया तो गया है, दिया गया है अपने उन लोगों को जो आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनकी सरकार के लिए काम करते हैं। तभी तो यह आलीशान आरएसएस का दफ्तर दिल्ली के झंडे वालान के वहां बन के तैयार होता है। देख लीजिए ये बिल्डिंग, ये किसी और की बिल्डिंग नहीं, किसी कारपोरेट की बिल्डिंग नहीं, ये आरएसएस की बिल्डिंग है। जी हां, मोदी सरकार ने, इसीलिए जब लोग कहते हैं कि आरएसएस मोदी से नाराज है, तो मैं कहता हूं आप मूर्ख हैं। आप ये सोचते कैसे? आरएसएस जो चाहती है वही तो करते हैं, उसी के लिए तो चोरी कर रहे हैं, वही तो परिवार है, और वही देश का सबसे बड़ा चोर भी परिवार है, सांप्रदायिक भी परिवार है, और हर तरह से, क्योंकि उसने आपको सांप्रदायिकता में, उसने आपको नफरत में फंसाकर, झूठ में फंसाकर बर्बाद किया है, और आप इस दशा में आ गए। आप कर्ज के बोझ में दब रहे हैं, और वो बगैर कर्ज के सरकारी ऐसे पैसा ले रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जनधन के खाते खाली पड़े हुए, उनमें पैसा नहीं है। सरकार ने जो खाते खोले उनमें 15 लाख से अधिक बंद पड़े। अब आप सोच लीजिए यह स्थिति। तब उस समय हमें बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है और आपको बांटो और राज करो की नीति की है। 10% को देके 90% को बर्बाद किया, 5 किलो अनाज पे, भीख पे, दूसरी चीज पे रख दिया। अब वोट दो तभी रोटी मिलेगी। चुनाव आएगा, सरकारी फंड से निकाला, डाल दिया, कहा ठीक है अब तुम्हें तो ये चुनाव के लिए पैसा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप, आपके बच्चे, आपका भविष्य सब बर्बाद हो रहा है। शिक्षा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। महंगाई में आप में मर रहे हैं, बेरोजगारी में मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में तो आप सोचिए, देश के 1% जो अमीर है, सिर्फ 1%, उनके पास में 40% से अधिक संपत्ति है। 1% के पास, और 10% के पास यदि कहेंगे तो 58% से अधिक संपत्ति है। और उसके बाद में जो 10% अमीर है, जो 2/3 से ज्यादा, यानी उनके पास 65% संपत्तियां हैं। आमदनी और संपत्तियां दो चीजें हो गई। इसके बाद 50% गरीब भारतीयों के पास केवल 6.4%, यानी 6.5% भी नहीं, उससे भी कम संपत्ति है। और इसके बाद में 1% लोगों के पास में 22.6% राष्ट्रीय जो होती थी, वो सब पूरी जो 1922 में होती थी उससे भी हो, यानी आज भारत में 1922 की स्थिति में लाके भारत को खड़ा कर दिया। 100 साल पीछे ढकेल दिया है। महिलाओं की श्रम में भागीदारी सिर्फ 15.5% रह गई है। आप सोचिए, ये अच्छे दिन है। और जब ये अच्छे दिन हो, क्यों है ये? क्योंकि आप नफरत में फंसे। आप वंदे मातरम की नफरत फैलाई जा रही है, आपके यहां लिंचिंग की जा रही है, ट्रेन में जाते हुए मुसलमानों को मारा जाता है, उनसे जय श्री राम बुलवाया जाता है, उनसे वंदे मातरम बुलवाया जाता है। वो अपनी दिल से बोल देंगे, राष्ट्रभक्ति दिल से निकलती है, वो बनाई नहीं जाती है। तो आप इससे समझ लीजिए कि आज यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो आपको जानना होगा कि हम किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। अब उसका उदाहरण देता हूं। आजादी के पहले मुस्लिम लीग वाले चिल्लाया करते थे, मुस्लिम मुस्लिम, और हिंदुओं को गाली देते थे। और यही आरएसएस वाले हिंदू हिंदू चिल्लाते थे और मुस्लिमों को गाली देते थे। तो एक हिंदुओं को गाली देता था, एक मुसलमानों को गाली देता था, और साथ बैठ के सरकारें चलाते थे और सब करते थे। आज भी यही। क्यों? इससे पॉलिटिकल क्लास खुश होता है, पॉलिटिकल धर्म बनता है और वो खुश होता है, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो खत्म हो जाता है।
और साइंटिफिक टेम्परामेंट से नफरत धर्म वालों की होती। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे अभय एस ओका ने भी कही और उन्होंने इसके बारे में विस्तृत बताया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इस तरह से नफरत फैलाई जाती है, आपको फंसाया जाता है, अच्छे दिन लाए जाते हैं। आप देखिए, हम सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम सेकुलर बनके दुनिया में अपना नाम बना सके, दुनिया में एक जगह बना सके, आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ सके। और पाकिस्तान जो सांप्रदायिक बना था, वो धीरे धीरे सेकुलर का मार्ग अपना रहा है। इसका एक उदाहरण है कि जिस तरह से पाकिस्तान में ओम भगवते वासुदेवाय गूंजने लगा है, वहां की यूनिवर्सिटी में 77 साल बाद क्लासरूम में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी। जी हां, संस्कृत पढ़ाई जाने लगी। यानी वहां पर तो कहा जा रहा है संस्कृत भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, वो भी पढ़ाइए, खुली पढ़ाई कीजिए। हमारे यहां नहीं, उर्दू मत पढ़ो, उर्दू मत बोलो, ये मत करो, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, आपको संकुचित किया जा रहा है। वहां पर मंदिर जो तोड़े गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे यहां मस्जिदों को तोड़ करके राजनीति की जा रही है। अब आप देखिए, वो उस दिशा में बढ़ रहा है जो गांधी नेहरू का संदेश था कि मोहब्बत की दुकान खोलिए। कोई अलग नहीं है, ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग। लेकिन हमारे यहां इस तरह की नफरत फैलाने का काम हो रहा है और यह संसद तक में हो रहा है। संसद में गालियां दी जा रही हैं, अमित शाह साला जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं और ड्रामे दिखाते हैं इस तरह करके। तो अब आप सोचिए, जिस कुर्सी पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग बैठते रहे हो, वहां बैठा आज गृह मंत्री किस तरह की हरकतें करता है, यह अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर देता है। क्यों? क्योंकि भारत का आज पूरी तरीके से पतन कर दिया गया है। इसका जो दिखाया जाए, बताया जाए अपने आप में, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ शब्द दिखाना चाहता हूं कि भारत में हर चुनाव हारने के लिए तैयार हूं, मगर सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए हरगिज नहीं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं भारत का हर चुनाव हार सकता हूं, पर यह काम नहीं करूंगा जिसे कुकर्म कहा जाता है। तो उन्होंने इससे इनकार किया। आज वही चीज राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम सांप्रदायिकता नहीं करेंगे, हम चुनाव जीते हारे, हम जातिवाद वैसा नहीं करेंगे, हम हक दिलाने की बात करेंगे और जिसका हक मारा जा रहा है उसके लिए लड़ेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हक किसी का नहीं माना जाना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो और आदिवासी, और जो वह क्लास है जो कहते हैं उच्च जातियों के क्लास, वैसे उच्च कोई नहीं होता है, लेकिन यदि उसमें देख ले तो उस क्लास के भी जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद की जाएगी। यह राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी की लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं लड़ते हैं, अदालत में नहीं लड़ते हैं, चुनाव आयोग से नहीं लड़ते हैं, वो रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और तथ्य सबूत लेके आते हैं। अब उनके साथी, उनकी कांग्रेस पूरे देश में इसके खिलाफ लड़ रही है। छोटी लड़ाई लड़ रही हो, बड़ी लड़ाई लड़ रही हो, जहां पर भी जितना स्टेक है लड़ाई लड़ रही। तो अब कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान में विशाल रैली करने जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसको लेकर के। और राहुल गांधी इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी जब ये करते हैं तो इन्हें डर लगता है, और जब डर लगता है तो आप समझ सकते हैं। तो संसद में भी इनका डर दिखाई दिया
कि राहुल गांधी बोले तो अमित शाह बौखला गए, साले साले तक पे उतर आए। और जब प्रियंका गांधी बोली तो पूरी भाजपा सब लोग बौखला गए, राहुल गांधी से इतना डर है। तब उसी बीच में भारत के मुख्य जो सूचना आयुक्त है, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के कमेटी की बैठक होनी थी। राहुल गांधी भी उस कमेटी के मेंबर, और नरेंद्र मोदी ने कानून बदल के कर ही लिया है कि अब 3 लोग होंगे और उन 3 में एक प्रधानमंत्री होगा, एक गृह मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी वह अटेंड कर रहे थे और प्रधानमंत्री के ऑफिस में अटेंड कर रहे थे, और 1.5 घंटे उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने उनकी खींच के रखी, न डरे न दबके। उन्होंने एक एक सवाल कर लिया। उन्होंने कहा, बताइए इस लिस्ट में जो आपने नाम रखे हैं, इसमें कहां कोई एसटी है, कहां एससी है, कहां इसमें जो है अल्पसंख्यक है, कहां पिछड़ा है, मुझे बताइए इसमें क्यों नहीं है, क्यों वह वर्ग नहीं है जिसकी हम बात करते हैं, जिसे हक देने की जरूरत है। और उन्होंने उसको लेकर के पूरा विस्तृत चर्चा की 1.5 घंटे तक। चंद मिनट नहीं, चंद सेकंड नहीं कि हाँ ठीक है चलिए अब आपको जो करना है करिए, हमारा तो कुछ होगा नहीं। नहीं, एक एक चीज पर उन्होंने टोका और हर चीज पे अपना डिसेंट नोट दिया। कहा नहीं यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है। और यह कहते हुए उन्होंने डिसेंट नोट दिया। और उसके बाद यानी आप सोचिए 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री के दफ्तर में अमित शाह और प्रधानमंत्री के सामने उनके मुंह पर उन्हें चुनौती देता रहा वो एक अकेला राहुल गांधी। इसीलिए तो इन्हें डर लगता है। इसीलिए आजादी के पहले मुस्लिम लीग कांग्रेस को कहती थी कि यह हिंदुओं की पार्टी है, और अब आरएसएस बीजेपी कहती है कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। क्यों? क्योंकि तब इन्हें नफरत इस नाम से फैलानी थी, अब नफरत इस नाम से फैलानी। क्योंकि तब लगता था ये कहेंगे तो मुसलमान बिकेंगे, देश बटेगा। और अब जब देश जिस भी स्थिति में तो कि मुसलमान भी जो है तो हिंदू बिकते और हिंदू अलग हो तो उसके बाद हम चुनाव जीते। जहां कांग्रेस साल से नहीं है, 35 सालों से नहीं है, 50 साल से नहीं, सत्ता में नहीं, वहां भी वो जब बोलेंगे तो कांग्रेस को गाली देंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं उन्हें कोई भगा सकता है तो कांग्रेस भगा सकती है। उनको एक किसी से खतरा है तो गांधी नेहरू परिवार से खतरा है। इसलिए इन्हें इनके सारे हमले नेहरू पे होते हैं, छिपा के गांधी पे होते हैं, संविधान पे होते हैं, और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के वोट काटने पर होते हैं। जी हां, यह होते हैं। तो यह इनका चाल चरित्र, चेहरा है। इसे पहचान लीजिए, ये किसी के नहीं है, क्योंकि ये आपका भविष्य लूट के सिर्फ चंद पूंजीपतियों की जेब भरते हैं। यही वजह है कि भारत के इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी गर्त में 90.5 का $1 है, 90.5 का। और याद करिए मैंने आपको तब बोला था कि 90 का होगा, हो गया। और आज बोल रहा हूं कि आने वाले साल में $100 का $1 होगा। जी हां, आप कहेंगे डॉलर से फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके जीवन के जितने आधुनिक साधन है वो सब डॉलर से खरीदे जाते हैं। डॉलर महंगा होगा तो आपके बच्चों से लेके आपका सबका जीवन प्रभावित होगा। जी हां, सबको इसी तरह गुलाम बनाया जाता है। वही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह का गैंग। जी, जय